नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईक्यू के इस वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज में। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे जो कि इंग्लैंड की क्रांति। उसमें बहुत कुछ हम लोग देखे कि इंग्लैंड की क्रांति में क्या क्या हुआ था, क्या क्या घटनाएं हुई थी। ये लगभग 17वीं शताब्दी थी। इंग्लैंड की क्रांति 17वीं शताब्दी चल रहा था और उस क्रांति में पुनर्जागरण भी हम लोग देख चुके थे। अगर उस प्लेलिस्ट को अभी तक देखे नहीं है पूरी वीडियो को, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री के पूरी चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का जो टॉपिक होने वाला है ये है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं औद्योगिक क्रांति। क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्रांति। तो इस चीज को हम लोग देखेंगे कि ये होता क्या है। औद्योगिक क्रांति ये इंग्लैंड में, ब्रिटेन में ही क्यों आया, इसका रीजन क्या था और इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ा हर दुनिया के हर देश में। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट करता रहता हूं, क्योंकि आप वो चीज़ करते नहीं हैं, केवल आप देखते हैं वीडियो को। पता नहीं किस तरह का आप वीडियो को जज करते हैं कि वीडियो आपको शायद पसंद नहीं आता होगा, या आप बस ऐसे ही यूं ही देखकर चले जाते हैं अदर लड़कों की तरह। तो आप वैसा मत करिए, क्योंकि आपसे इसीलिए तो मैं वीडियो बनाता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। जब तक वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, लाइक ही एक ऐसा चीज़ होता है कि जो आप लाइक करेंगे तो और लोगों के पास जाएगा। अगर अपने लिए नहीं तो कम से कम दूसरों के लिए तो लाइक कर दीजिए, ताकि दूसरों के लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे। तो चलिए, मैं ज़्यादा इस पर लेक्चर दे चुका, अब मैं लेक्चर देना चाहता हूँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। ये बात है 18वीं शताब्दी के लगभग 1760 के बाद ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरुआत होती है। 1760 के बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरुआत होती है। ये देखिए, इंग्लैंड से ये शुरुआत हुई थी। ये इंग्लैंड से शुरुआत हुई थी और ये धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल चुका था औद्योगिक क्रांति। और ये यूरोप से फैलते हुए अमेरिका गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में ये फैलता है। तो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता क्या है? देखिए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वो है कि वो प्रक्रिया है कि जब हाथ से, पहले ज़माने में कोई भी काम हाथ से किया जाता था। किससे? हाथ से, हस्तकलाओं द्वारा होता था, हाथों से काम किया जाता था। जब ये रिवॉल्यूशन आया तो बहुत तेज़ी से मशीनों का निर्माण होने लगा। और मशीनों का उपयोग बहुत ही तेजी से किया जाने लगा, जिससे क्या हो गया कि समय की बचत होने लगी। लोगों में क्या हो गई? समय की बचत होने। तो अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता भी है तो क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या इसका नुकसान होता है, इस वीडियो में हम लोग पूरा कवर करेंगे। क्योंकि ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन को आप कवर कर सकते हैं अगर इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हाथ से होने वाले कामों को मशीनों से किया जाने लगा, तो वो समय की बचत होती है और काफ़ी मुनाफाओं में इसमें इजाफा होती है, व्यापार में तेजी आती है। तो ये जो क्रांति थी, इसी को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ये 18वीं शताब्दी के मध्य में लगभग आया था, 1760 के बाद। ये आया ही क्यों था इंग्लैंड में? ये इंग्लैंड से ही क्यों शुरुआत हुई थी, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। देखिए, इंग्लैंड से क्यों शुरुआत हुई, तो देखिए भौगोलिक स्थिति, वहाँ की जियोग्राफी की बात करें तो वहाँ देखिए, इंग्लैंड एक ऐसा द्वीप देश था जहाँ चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ था। इंग्लैंड जो था चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ था, जिसके वहाँ पर व्यापार और परिवहन बहुत ही आसान था। अगर समुद्र के किनारे है तो वहाँ पर परिवहन बहुत ही आसान होगा, क्योंकि समुद्र के रास्ते से व्यापार होता था, परिवहन की संचालन होता था। वहाँ पर कोयला और लौह अयस्क बहुत ही अधिक मात्रा में मिलता था। मतलब कोयला और लोहा, जो आयरन हो गया, ये मशीन और उद्योगों के लिए पर्याप्त ही बहुत ही कच्चा माल वहाँ पर उपलब्ध आसानी से हो जाता था। यानी मतलब ये दूसरे देशों से खरीदना नहीं पड़ता था, ये अपने ही देश में यानी इंग्लैंड में ही हो जाता था। औपनिवेशिक साम्राज्य, तो इसका मतलब ये था कि औपनिवेशिक मतलब जो कच्चा, और भी चीज़ों के लिए जो कच्चा माल का उपयोग किया जाता था, जैसे कोयला, लोहा तो इंग्लैंड में पाया ही जाता था, बहुत ही पर्याप्त मात्रा में थी। लेकिन और जो रॉ मटेरियल था, कच्चा पदार्थ बात करें तो जो कच्चा माल था वो इसके औपनिवेशिक साम्राज्य, इसके लिए भारत था। भारत से, क्योंकि वो भारत पर शासन कर रहे थे उस टाइम, तो वो कच्चा माल वहाँ से आसानी से और सस्ते दामों में लेकर आते थे और वहाँ से अपना प्रोडक्ट बनाकर फिर से उस चीज़ों को, अपना प्रोडक्ट को दूसरे देशों में अधिक मुनाफा में बेचते थे। तो जैसे इंग्लैंड के पास तो भारत हो गया,
इंग्लैंड के पास क्या हो गया, भारत हो गया, और अमेरिका के पास क्या था, एशिया और अफ्रीका के देश था। तो ये इंग्लैंड है तो इसके पास इंडिया हो गया, इंडिया हो गया, और अमेरिका, अमेरिका के पास क्या हो गया, एशिया और अफ्रीका, अफ्रीका देश था। तो इस चीज़ों का औपनिवेशिक साम्राज्य इन लोगों के पास पहले से ही था, मौजूद था, जिससे इंग्लैंड क्या था, बहुत तेजी से फैलता गया ये औद्योगिक क्रांति में। अब आता है कि पूंजी और बैंकिंग प्रणाली। तो ये पूंजी और बैंकिंग प्रणाली क्या है, देखिए व्यापार से बहुत पैसा जमा होता था, तो ये तो पहले से ही व्यापार से पैसा जमा होता था। तो जब व्यापार से ज़्यादा पैसा जमा हो रहा है तो कहीं ना कहीं और भी कारखाने लगेंगे, कारखाने लगेंगे, उससे रोजगार मिलेगा, क्या होगा, रोजगार मिलेगा। तो इससे क्या हुआ कि इंग्लैंड को लोगों के पास अधिक से अधिक रोजगार मिलने लगा, कारखाने लगने लगे, तो उनमें व्यापार और भी बढ़ने लगा। अब व्यापार जब बढ़ेगा तो उनकी जीडीपी हाई होती गई, जीडीपी बढ़ती गई और उनकी ग्रोथ होती चली गई। अब आता है तकनीकी विस्तार। तकनीकी विस्तार की बात करें तो नई मशीनों और तकनीकों का बहुत ही तेजी से विस्तार होने लगा, मशीनों का नया नया मशीन आने लगा, टेक्नोलॉजी बढ़ने लगे। और इन सब चीज़ों से उनका क्या था कि इंग्लैंड बहुत ही तेज़ी से विकास करने लगा। उनकी जो राजनीतिक स्थिरता की बात करें तो इंग्लैंड में, देखिए इंग्लैंड में फ्रांस जैसी क्रांति नहीं हुई थी। फ्रांस में क्या होता है कि फ्रांस में एक क्रांति शुरुआत हुई थी, लेकिन इंग्लैंड में ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पर पहले से शांति व्यवस्था पहले से मजबूत था, वहाँ पर कानून पहले से मजबूत था। तो मतलब इन सब चीज़ों को झेलना नहीं पड़ा था, पहले से सब कुछ वहाँ पर बना बनाया कानून व्यवस्था था। कृषि क्रांति की बात करें तो कृषि उत्पादन बढ़ा, इन सब मशीनों के कृषि जब उत्पादन बढ़ता है तो जनसंख्या भी बढ़ती है, जब जनसंख्या बढ़ता है तो लोग शहरों में आकर कारखानों में काम करने लगे। तो जब मशीन लगने लगती है तो मशीनों की वजह से क्या हो गया, इनकी कृषि कृषि उत्पादन क्या होता है, बढ़ने लगता है, कृषि उत्पादन बढ़ने लगे। जब जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या बढ़ती है तो वहाँ के जो लोग थे, अब वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों से हटकर अब शहरों क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में क्या हो, पलायन करने लगे, आकर कारखानों में काम करने लगे। तो इनकी औद्योगिक जो क्रांति थी एक प्रकार की बूस्ट, बूस्ट बोले तो बूस्ट इनको मिलता है। अब देखिए इनका इन्वेंशन क्या क्या, आविष्कार क्या क्या होता है। जब इन्वेंशन की बात करें तो इसमें से बहुत सारे नाम हैं, आपको याद करना पड़ेगा। देखिए जेम्स हरगिव्स ने बनाते हैं सूती धागा बनाने वाली एक मशीन जिसका नाम होता है स्पिनिंग जेनी, 1764 में ये बनाते हैं जेम्स हरगिव्स। सूती धागा बनाने की एक मशीन था, जो कि आपने देखा होगा गांधी जी का वो चरखा मशीन, वैसे ही एक ये मशीन था स्पिनिंग जेनी जो 1764 में बनाया जाता है। एक रिचर्ड आर्कराइट का ये वाटर फ्रेम था 1769 में, ये बनाते हैं 1769 की ये वाटर फ्रेम आप देख सकते हैं रिचर्ड आर्कराइट का। इसको सभी को आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। और जेम्स वाट क्या बनाते हैं, स्टीम इंजन, 1769 में स्टीम इंजन का निर्माण करते हैं, आविष्कार करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं पावर लूम, 1787 में पावर लूम का निर्माण होता है जिसको बनाते हैं एडमंड कार्टराइट। एडमंड कार्टराइट पावर लूम का निर्माण करते हैं। रेलवे इंजन का निर्माण कौन करते हैं, देखिए रेलवे इंजन 1814 में आता है। 1814 में रेलवे इंजन का निर्माण करते हैं जॉर्ज स्टीफेशन निर्माण करते हैं। इन मशीनों से क्या होता है कि उत्पादन और परिवहन की जो दुनिया होती है एक प्रकार से बदल ही जाती है, दुनिया बदल ही जाती है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे। देखिए ब्रिटेन बहुत देशों से अपना गुलाम बनाया हुआ था, जैसे इंग्लैंड हो गया कि इंग्लैंड के पास क्या था, भारत एक कॉलोनी था, अपना उपनिवेश था, यहाँ से कच्चा माल भारत से उठाते थे। तो ये बहुत बड़ा रीजन था। उपनिवेश होने के कारण इंग्लैंड को लोहा और खनिज संसाधन आसानी से सस्ते दामों में मिल जाता था, सस्ते दामों में। इंग्लैंड अपना उपनिवेश से कभी भी कच्चा जब माल लेता था, कितना होशियार था, कच्चा माल लेता था भारत से, फिर उसी को अपने देश में लाया, बनाया, उस चीज़ को भारत में लेकर आया, यहाँ से मान लीजिए 2 गुना खरीद के लेकर जाता है, तो यहाँ पर लाते लाते ये भारत में 10 गुना बेचता है। कितना होशियार था ये, तो मतलब सस्ते दामों में ले जाता, महंगे दामों में उसी चीज़ को बेचता है। तो ये जो पुनर्जागरण के बाद इंग्लैंड के वैज्ञानिक ने बहुत आविष्कार किए, जैसा कि मैंने आपको एक एक चीज़ बताया।
इंग्लैंड किसी भी युद्ध में उतना भाग लेता था जितना उसको फायदा हो सके, यानी अपनी फायदा भर के लिए ये युद्ध तभी करता था जब इसमें फायदा हो। तो इंग्लैंड उस चीज को समझता था कि युद्ध उसी में करो जिसमें उसमें अधिक से अधिक मुनाफा हो। इंग्लैंड के पूंजीपतियों के पास धन की कमी नहीं थी, जिसके कारण क्या हो गई, कारखाने लगना शुरू हो गई, कारखाना लगना बढ़ने लगना, कंपनी का विस्तार बहुत तेजी से विस्तार होने लगा। इसका प्रभाव क्या क्या पड़ा, देखिए प्रभाव की बात करें तो नए नए यंत्र का बनाने का होड़ लग गई। यंत्र मतलब मशीन बनाने की होड़ लग जाती है इंग्लैंड में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, सस्ता श्रम जैसे भारत से लेबर लेकर चले गए। बाजार के लिए यूरोपीय देशों में नए नए उपनिवेश बनाना शुरू कर देते हैं। ये गुलाम बनाना और देश को गुलाम बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके पास वो तकनीकी आ गई थी, टेक्नोलॉजी आ गई थी। उन चीज़ों के दम पर ये देशों को गुलाम बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो कपड़ा जो उद्योग था, सबसे पहले सूती कपड़े के उद्योग को मशीनों का ये इस्तेमाल करते हैं। कपड़ा उद्योग में सबसे पहले घुसते हैं। कपड़ा उद्योग में सूती वस्त्रों के जो कपड़े थे उन मशीनों का इस्तेमाल करते हैं ये। लौह और इस्पात उद्योग, जैसे हथियार बनाते हैं, सबसे ज़्यादा हथियार, क्योंकि उन्हीं हथियारों के दम पर अलग अलग देशों को, मतलब दुनिया के कहीं बहुत सारे देशों पर ये कब्जा कर लेते हैं, गुलाम बनाते हैं। फिर इनका परिवहन के क्षेत्र में बात करें तो परिवहन के क्षेत्र में ये रेलगाड़ी बनाते हैं, सड़क का निर्माण करते हैं। बहुत सारी इनका प्रभाव भी बहुत, जैसे मैंने बताया कि कुटीर उद्योग, भारत की जो कुटीर उद्योग था, अगर आपने राष्ट्रवाद का उदय और गांधी जी का वो आपने वीडियो देखा होगा मॉडर्न हिस्ट्री का मेरा, तो उसमें मैंने बताया कि कुटीर उद्योग का नष्ट कैसे होता है भारत में। तो सामाजिक प्रभाव में ग्रामीण लोग शहरों में जाकर मजदूर बन गए। सामाजिक प्रभाव में ये आता है कि जो भारत के लोग थे या विदेश या यूरोपीय क्षेत्रों के लोग भी, यूरोप के भी लोग की बात करें तो जो गांव के लोग थे वो गांव से शहर में आना उनको मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उनको गांव में ऐसे रोजगार नहीं मिलता था, तो उनको शहर में आना पड़ा, क्योंकि शहर में ही कारखाने बसती थी। गरीब, भीड़ भाड़, झुग्गी बस्तियां बढ़ने लगीं। शिक्षा और विज्ञान में रुचि, लोगों की जो रुचि है वो बढ़ने लगती है। आर्थिक प्रभाव की बात करते बड़े बड़े उद्योग शामिल होते हैं और छोटे छोटे उद्योगों का, जो छोटे छोटे उद्योग थे वो नष्ट होना शुरू हो जाते हैं, यानी बेरोजगारी बढ़ने लगती है। पूंजीवाद और उपनिवेशवाद को बल मिलता है। पूंजीवाद और जो उपनिवेशवाद मतलब कॉलोनी होते हैं उनको बहुत ज़्यादा बल मिलता है इन सब चीज़ को आगे बढ़ने के लिए। राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो इंग्लैंड विश्व शक्ति बनता है। विश्व गुरु बोले तो विश्व गुरु, ये इंग्लैंड विश्व गुरु बन जाता है इस औद्योगिक क्रांति की वजह से। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका में तेजी से उद्योग बढ़ता है। भारत जैसे देशों में जो कुटीर उद्योग था वो बंद हो गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया। दुनिया में औपनिवेशिक शोषण बढ़ता है। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे कि कपड़ा उद्योग का था, कपड़ा उद्योग सबसे ज़्यादा नष्ट होता है भारत में। कपड़ा उद्योग जो था, इंग्लैंड से बना बनाया कपड़ा भारत में आने लगा, तो जो कपड़ा था बना बनाया भारत में आता था, और जिससे क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ने लगा। कच्चा माल जाता था इंग्लैंड में, वहाँ से बना बनाया भारत में आता था। तो इंग्लैंड क्या अपना भारत को एक बाजार बना लिया था। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये औद्योगिक क्रांति आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अगर आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा।